हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। तो अब हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास के शॉर्ट नोट्स के बारे में। सेंटर ऑफ मास इज अ टॉपिक जिसमें पता नहीं बहुत सारे बच्चे रैंडमली कंफ्यूज हैं, पता नहीं क्योंकि वो रैंडम चीजें पढ़ रहे हैं। तो रैंडम चीजों की जरूरत नहीं, उसमें अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो। नॉर्मल बेसिक चीजें करो ना, जिसके एग्जाम में जरूरत है तुम्हें अभी के लिए। तो आज की डेट में तो रिसर्चर बनने की जरूरत नहीं कर सकते ना, क्योंकि इस पॉइंट पे ओवर एक्सप्लोरेशन से सिर्फ स्ट्रेस आता है और कुछ नहीं फायदा होता। बेसिक चीजों को ढंग से करने की गेम है अभी तो अब सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं। अगर दो पार्टिकल है हमारे पास, तो एक r1 डिस्टेंस पे ओरिजिन से एक r2 डिस्टेंस पे, तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा वो m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बहुत बार ये m1r1 और m2r2 को मोमेंट्स ऑफ मासेस बोल देते हैं। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स fr होता है ना, ऐसी मोमेंट ऑफ मास mr हो जाता है। बस ऐसी कुछ, ठीक है, वी डोंट केयर अबाउट इट टू मच, ऐसी नाम बता दिया मैंने तुम्हें। और ये जो r1 r2 है, मैंने यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग था तो ऐसे ही कर लिया, बट एक्चुअली में वेक्टर्स है, जिसकी वजह से अगर टू डायमेंशन सिचुएशन हो, कैसी सिचुएशन हो, टू डायमेंशन सिचुएशन हो, तो जब सेंटर ऑफ मास निकालते हो तो आपको ओवरऑल पोजीशन वेक्टर सेंटर मास का निकालना है, विच इज एसेंशियली आप एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास अलग निकाल रहे हो, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास अलग निकाल रहे हो। एक्स कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कैसे होगा, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऐसा हो सकता है और भी कुछ पार्टिकल्स हो तो इस तरीके से कर लेना। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या हो जाएगा, m1y1 m2y2, वही m1y1 कहां, m1 वाला पार्टिकल कहां पे है, m2 वाला पार्टिकल कहां पे है, वैसे कुछ फिगर आउट करके, एंड देन दैट वुड बी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। सो दैट इज सिंपल। इसके अलावा अगर हम लोग नोटिस करते हैं तो जैसे अगर ये हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इन विच देयर आर फोर पार्टिकल्स m2 m3 m4 m, और ये एक वर्टिकल रेक्टेंगल पे प्लेस्ड है। हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा। तो जब मैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो मैंने कहूंगा m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 0, 2m इंटू 2 है, सॉरी, प्लस 3m इंटू 2 है। अब 3m के लिए बहुत सारे बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, ये वाला डिस्टेंस लेने लग जाते हैं। वो नहीं लेना आपको, क्योंकि आपको डिस्टेंस देखना है कहां से, एक्स एक्सिस के अलोंग देखना है, क्या कहानी है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट्स देखना है, तो 4m के लिए 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, m 2m 3m 4m 10m। तो एंड देन व्हेन ट्राई टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, दिस विल बी a आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट a डिस्टेंस पे है, तो मतलब जो सेंटर मास है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो a डिस्टेंस पे है, सेंटर पे हम पे कुछ आ रहा है। वाई कोऑर्डिनेट जब मैं निकालूंगा सेंटर मास का, तो इन दोनों का तो कंट्रीब्यूशन ऊपर वाले टर्म में नहीं आएगा, सिर्फ इसका आएगा 3m इंटू a और प्लस 4m इंटू a इस वाले का, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 10m। अगेन कंट्रीब्यूशन जिसका है वो नहीं है ना, सबका मास ऐड होगा इसमें, तो वो 10m अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7a/10। तो ये टोटल डिस्टेंस a है, तो 7a/10 यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा ये आपकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। दैट इज बेसिकली द आइडिया। तो इस तरीके से हम लोग सेंटर मास को फिगर आउट करते हैं। अब अगर यहाँ पे ओरिजिन लेते हैं और ये एक्सिस दे तो भी सेम ही आता, कुछ उसमें फर्क नहीं होता। उसके अलावा आपको समझ आना चाहिए, पार्टिकल का सेंटर मास तो हम निकाल लेते हैं। जब सिस्टम ऑफ बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकाला जाता है तो उसमें एक छोटा सा फैक्ट याद रखना होता है, दैट मास ऑफ अ बॉडी इज अज्यूम्ड एट इट्स सेंटर। इसमें बस एक छोटा सा फैक्ट याद रखना होता है, दैट मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड एट द सेंटर, ठीक है। सॉरी, नींद आ गई होगी इतनी देर में। अज्यूम्ड एट द सेंटर, ठीक है। तो ऐसा बेसिक नहीं सोच, जैसे अगर हमारे पास एक रॉड ऐसे और एक रॉड ऐसे और सेंटर मास निकालने की कोशिश करेंगे आप, तो मान लेंगे कि यहाँ पे एक मास पार्टिकल है जिसका मास है l/2 डिस्टेंस पे इधर, और इसका भी आप एक मास पार्टिकल मान लेंगे कितनी हाइट पे, l/2 हाइट पे इधर की तरफ। और जब आप इस तरीके से अज्यूम करेंगे तो आप बोल पाएंगे कि जो सेंटर ऑफ मास है इसका, जो RCM है, XCM है, क्योंकि अब टू डायमेंशनल सिचुएशन XCM और YCM दोनों अलग अलग निकालेंगे हम लोग। जो XCM होगा इसका वो कहां पे लाई करेगा, वो जाएगा m इंटू l/2 डिवाइड बाय 2m विच इज l/4। और जो YCM है सिमिलरली वो भी आप जब निकालोगे तो वो l/4 आ जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको पता है सेंटर मास इस लाइन के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, दो मास पार्टिकल के तो लाइन जॉइनिंग पे लाई करेगा ना। तो वो वाली बात भी समझ सकते हैं कि जो सिस्टम ऑफ बॉडीज में उन दोनों बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास जहां पे ज्वाइन हो रहा है वहां पे उसका सेंटर ऑफ मास लाइक उसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाइक करेगा। सो दैट इज ऑब्वियस, एंड देन दिस इज बेसिकली द सिचुएशन इन दिस केस। अगर आप एक कंटिन्यूअस या फिर नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो आपको ऊपर क्या करना पड़ेगा, m1 x1 प्लस m2 x2 वाले टर्म्स में
डीएम मास इंटू एक्स, तो ऐसे बहुत बार इसे एक्स डीएम का इंटीग्रल ऐसे कुछ लिख लेते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द बॉडी। इस तरीके से हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंटिन्यूअस बॉडी आ जाता है। ठीक है, एंड इसके स्टेप्स बेसिक होते हैं, ये हमेशा जब भी कोई इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम, कंटिन्यूअस बॉडी वाली प्रॉब्लम है, हमेशा स्टेप्स यहां पे कॉमन है। क्या स्टेप है? स्टेप 1 होता है चूज एन एलिमेंट, एलिमेंट चूज करना है, वो आपने विद एक्सपीरियंस सीखा होगा अलग अलग क्वेश्चंस करके। दूसरा स्टेप होता है फाइंड इट्स कंट्रीब्यूशन, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इस फॉर्मूले में एक्स डी एम अपॉन एम ऐसे करके उसका कंट्रीब्यूशन आ जाता है कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। और तीसरी बात है हमारे पास, उस कंट्रीब्यूशन को आने के बाद उसे इंटीग्रेट कर दीजिए, किसके लिए? फॉर दी होल बॉडी, जिसका सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, इंटीग्रेट फॉर दी होल बॉडी। तो ये हमारे 3 स्टेप हो जाते हैं, और अगेन इन 3 स्टेप को फॉलो करने से आप कोई भी सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूअस बॉडी वाले सिस्टम को फॉलो कर सकते हो। आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि कौन से स्टेप में आपको इंडिविजुअली प्रॉब्लम आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास L/2 पे होता है। अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी मास पूरी लेंथ बदल रहा है एक्स के साथ, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एलिमेंट चूज करेंगे। एलिमेंट कैसे चूज करते हैं? एक्स डिस्टेंस पे जाके हम dx थिकनेस का एक एलिमेंट चूज कर लेते हैं यहाँ पे। अब जब हमने ये एलिमेंट चूज किया, इस एलिमेंट का मास कितना होगा? इसका मास हो जाएगा डीएम, कुछ मास होगा इसका, वो हो जाएगा लैम्डा डीएक्स। और अब इसका कंट्रीब्यूशन नोटिस करूंगा तो एक्स क्वांटिटी ऑफ सेंटर मास निकालते हैं, इसका कंट्रीब्यूशन आएगा एक्स डिस्टेंस है इसका, डीएम कितना है? लैम्डा नॉट एक्स बाई एल, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट एक्स बाई एल है, इनटू डीएक्स। इसको इंटीग्रेट करना है मुझे पूरी बॉडी के लिए, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द रॉड। ठीक है, अब जब पूरी बॉडी के लिए इंटीग्रेट करना है तो वो 0 से L तक हो जाएगा। और यहां पर टोटल मास भी एक कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि टोटल मास निकालने के लिए आपको इस डीएम को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप लैम्डा इंटू एल नहीं बोल सकते, क्योंकि लैम्डा चेंज हो रहा है। तो लैम्डा क्या है यहाँ पे? लैम्डा नॉट एक्स बाई एल है, इंटू डीएक्स बाई डीएम की वैल्यू जो है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे 0 से L तक, तो इधर से आएगा लैम्डा नॉट L/2, और ऊपर से जब आप देखोगे तो लैम्डा नॉट L क्यूब अपॉन एल, तो एल लैम्डा नॉट L स्क्वायर बाई 3 अपॉन लैम्डा नॉट L/2, ऐसे कुछ आके ये आपका 2L/3 आ जाएगा। बहुत लोग तो इसे याद भी रखते हैं, मैं भी याद रखता हूं कि भाई अगर एक लीनियरली वेरिएशन वाली लैम्डा वाली रॉड है तो उसका जो मास है वो लैम्डा नॉट, सॉरी, इसका सेंटर मास 2L/3 पे आ जाता है, और जो टोटल मास है वो लैम्डा नॉट L/2 हो जाता है। हाँ, इसमें अगर एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो वो रिजल्ट मुझे याद नहीं है कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हो जाता, तो फिर मैं कैसे उसको हैंडल करता। इसके अलावा सेंटर मास वाले हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि अगर हॉलो बॉडी है हमारे पास, उस केस में हम सेंटर मास कैसे निकालेंगे? ऐसे वाली प्रॉब्लम भी आती है। तो बेसिक फंडा इसमें ये होता है कि अगर एक डिस्क है, उसमें से आपने कैविटी कट कर ली, तो अगर आप इसे कंप्लीट कर लोगे, तो आप इसको कंप्लीट करना चाहते हो, इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करोगे? अगर सिग्मा डेंसिटी का ये मटेरियल था तो सिग्मा डेंसिटी का मटेरियल की पूरी डिस्क बनाओ, और माइनस सिग्मा डेंसिटी के मटेरियल की डिस्क को इस जगह पे प्लेस कर दोगे अगर आप, तो यहां पे सिग्मा और माइनस सिग्मा मिलके खत्म हो जाएगा, यहां पे ये एम्प्टी हो जाएगा, कैविटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हॉलो बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकाला जाता है कि माइनस सिग्मा डेंसिटी का मटेरियल और सिग्मा डेंसिटी का मटेरियल, या नेगेटिव डेंसिटी और पॉजिटिव डेंसिटी का मटेरियल सेम जगह ज्यूम कर लेते हो तो वो पूरी बॉडी बन जाती है, कंप्लीट विद दैट कैविटी। इज दैट ओके? तो ये जो बॉडी है विद द कैविटी इज इक्वल टू दिस बॉडी प्लस दिस बॉडी प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब इसका सेंटर मास निकालना है। सेंटर मास का फॉर्मूला सिंपल है, m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2। अब m1 की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना है? 4 pi r स्क्वायर। तो बहुत अच्छी बात है, ये आ जाएगा हमारे पास। m2 की वैल्यू कितनी होगी? इसकी मास है माइनस सिग्मा, इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो अगेन m1 इज 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू x1। इसका डिस्टेंस कितना है? अगर मैं इस वाले पॉइंट को ओरिजिन मान लूं एक सेकंड के लिए, तो ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस 0 है। प्लस m2 वाला मास कितना है हमारे पास? माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? अगेन देखो वो यहाँ पे है, तो इसका ओरिजिन यहाँ पे कहीं आ रहा है, ये जो ओरिजिन है डिस्क के इस वाले पॉइंट पे है ना, तो उसका डिस्टेंस है r, तो इंटू r डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है? m1 प्लस m2 करोगे तो 4 माइनस 1 कितना हो जाता है? 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो यहां से जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस r/3। अब जैसे मुझे पता चलेगा ये वाली वैल्यू माइनस r/3 आ रही है, तो मैं ये समझ आ जाएगा कि जो सेंटर ऑफ मास है इसका इधर की तरफ लाई करेगा r/3 डिस्टेंस पे। तो मैंने एग्जांपल ऐसे दिया है, आपको इन जनरल वो पॉजिटिव डेंसिटी और नेगेटिव डेंसिटी वाली जो बात है वो समझ आनी चाहिए। इज इट ओके? ठीक है, सो दैट इज द सिचुएशन। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की, किसकी बात करते हैं? VCM की। तो VCM क्या होगा हमारे लिए? VCM का फॉर्मूला जैसे RCM हमने निकाला m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2 है, तो VCM का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2
v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसे कुछ हो जाएगा। इनफैक्ट हम लोग अगर हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में VCM पता है, जैसे एक कोई रॉड है, स्फीयर है, रोटेट कर रहा है और हमें इसका टोटल मोमेंटम बताना है, तो टोटल मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम सिस्टम जो होता है m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ होता है ना मोमेंटम। इसकी वैल्यू जाएगी टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू VCM। तो अगर VCM पता है तो मोमेंटम सिस्टम पता है, इवन दो हर पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ अलग या फिर ऐसी सिचुएशन में हो जो हमें ना पता हो। इज दैट ओके? ठीक है, तो ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाती है। सिमिलरली हम ACM की जब बात करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की जब बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बड़ा ऑब्वियस रिलेशन है हमारे पास, m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ACM की जब हम बात करते हैं तो भी बड़ी सिंपल सी सिचुएशन हमारे सामने, m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। एंड एक यहाँ पे कहानी आ जाती है, ACM को F एक्सटर्नल से भी रिलेट करते हैं। वो क्या रिलेशन होता है? F एक्सटर्नल इज इक्वल टू MACM। F external is equal to mass into acceleration of center of mass, because आपका जो center of mass है वो सिर्फ उसका जो मोशन है वो सिर्फ F external पे डिपेंड करता है। ऐसी कुछ कहानी है। जैसे फॉर एग्जांपल वी कम अक्रॉस अ क्वेश्चन लाइक दिस इन विच देयर इज अ रॉड एंड वी से दैट कि यार ये जो रॉड है ये अगर फिक्स स्मूथ सरफेस पे ऐसे हम छोड़ देते हैं हल्का सा नीचे टैप करके तो ऐसे गिरती है, स्लाइड करती है इस तरीके से। तो इन दिस केस इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होती है? अगर हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमें ये बात समझ आनी चाहिए, इस पे जो फोर्स लग रही होगी, एक तो इस पे नॉर्मल फोर्स लग रही होगी ग्राउंड से, और एक इस पे mg फोर्स लग रही होगी जो अर्थ की वजह से लग रही होगी। तो जो F एक्सटर्नल है उसकी डायरेक्शन हमेशा वर्टिकल है। क्या है? वर्टिकल। तो जैसे आपको पता चलता है F एक्सटर्नल वर्टिकल है, तो सेंटर ऑफ मास इमेजिन कीजिए, इनिशियली कहीं पढ़ा था, अगर उस पर एक वर्टिकल फोर्स लगती है तो किधर जाएगा? वो वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा। तो इन दिस केस हमें ये बात समझ आ जाती है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो वर्टिकली नीचे जा रहा होता है इन दिस सिनेरियो, बिकॉज F एक्सटर्नल इज इक्वल टू MACM। सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ F एक्सटर्नल पे डिपेंड करता है। ठीक है, जब हमें ये बात समझ आती है, इसके अलावा हम ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो पार्टिकल हैं, ठीक है, एक का मास 2m है और एक का मास m है। इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। इनिशियली इनके बीच का डिस्टेंस 20 मीटर है। इनिशियली इनके बीच का डिस्टेंस 20 मीटर है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखोगे थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल्स कोलाइड कर जाएंगे। ठीक है, और जब ये पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करके इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगे? हमें समझ आता है? निकाल लेंगे हम लोग? नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन नहीं दे रखा, क्योंकि सिर्फ एक ही इक्वेशन होगी, दो वेरिएबल होंगे, तो आप नहीं निकाल पाओगे इनकी इंडिविजुअल वेलोसिटी क्या होगी। However, as F external is 0, it implies VCM is constant। अभी कैसे हुआ? क्योंकि F external 0 है तो ACM 0 है, that implies VCM जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर आप इनिशियली VCM निकालोगे तो इनिशियली आपका VCM कितना हो जाएगा? 2m इंटू 20 प्लस m इंटू 10 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है? 3m, विच इज 55 और 50/3 मीटर पर सेकंड। ये आपका VCM आ जाएगा इनिशियली, तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो 3 सेकंड बाद अगर आप पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखते हो तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, VCM इनटू टाइम। कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो VCM कितना है हमारा? 50/3 इनटू टाइम कितनी देर पूछा है? 3 सेकंड बाद। तो 50 मीटर का आपका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है। हाउएवर इन्होंने डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, पोजीशन पूछी है, एंड दैट इज अ डिफरेंट आंसर देन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पे बोल रखा है ये ओरिजिन है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इनिशियल पोजीशन सेंटर ऑफ मास की कहां पे है, उसके लिए आप क्या करोगे? 2m इंटू 0 प्लस m इंटू 20 डिवाइडेड बाय 3m, विच इज बेसिकली 20/3, विच इज 6.67 मीटर। सो 6.67 मीटर दूरी पे ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास था। तो अगेन अगर आप कभी भी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। तो फाइनल पोजीशन कितनी हो जाएगी? इनिशियल पोजीशन विच इज 6.67 प्लस 50 विच इज 56.67 मीटर। अगेन सॉरी, ये मैं इसलिए लिखा है शॉर्ट नोट्स में बिकॉज एक ऐसी क्वेश्चन है जिसमें दो गलतियां बच्चे कई बार कर लेते हैं। पहली बार वो कोलिजन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो सॉल्व होगा नहीं और उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात कि इसमें बहुत बार 50 मीटर आंसर आया, पहला ऑप्शन वो दिखा तो वो मार्क कर दिया, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा था, पोजीशन पूछा था। और हमें इस बात का ध्यान देना है कि डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो दोनों सेम हो। ठीक है, 99% टाइम सेम ही आते हैं, बट हाँ वो 1% केसेस का हमें ध्यान देना, इसलिए मैंने किया। उसके अलावा एक स्पेशल क्वेश्चन हमारे सामने होते हैं सेंटर ऑफ मास के, जिसको हमें समझ आने चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या होता है? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब F एक्सटर्नल 0 है मतलब ACM 0 है और VCM भी 0 है, विच मीन्स कि VCM भी 0 है तो वो मूव भी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब
सेंटर ऑफ मास जो है इज नॉट मूविंग और सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट और इज नॉट मूविंग, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। दैट इज द सिनेरियो दैट वी हैव टू इमेजिन। एंड अगर हमें यहाँ पे दिखता है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है हमारे सामने। हम कहते हैं m1x1 मस्ट बी इक्वल टू m2x2, मतलब m1 मास इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल टू m2 मास इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जनरली अगर एक मास राइट की तरफ जा रहा होगा तो दूसरे मास को लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा ताकि वो सेंटर ऑफ मास, ताकि वो वही रहे जहां पे इनिशियली था। दैट इज द फीलिंग। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, एक बोट या प्लैंक जो भी इमेजिन करते हो, ये कॉर्नर ऑफ द रिवर पे है, अगर आप यहाँ बैठे हो और इधर की तरफ जाने लग जाते हो, तो बाय द टाइम यू रीच दिस एंड, तो आप इस प्लैंक पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हो ना रिवर पे, तो फ्रिक्शन फोर्स को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो इन दैट केस हमें समझ आ जाएगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना कोई एक्सटर्नल फोर्स है, इनिशियली दोनों रेस्ट पे तो वीसीएम भी 0 है, तो वो वाली सिचुएशन बन गई। तो सेंटर ऑफ मास फिक्स है ना अपनी जगह पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब मैन इधर आ रहा है तो प्लैंक भी उधर जाएगा, और अगर प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट बोल दे वो कि यहाँ पे कुछ एक्स है, तो फिर आपसे पूछा जाए कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आपको ये समझना है कि m1x1 मैन का मास इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू प्लैंक का मास इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट। वो कितना है, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट तो निकालना ही है, x वही पूछा गया हमें, तो x मान लिया मैंने। मैन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, सोचने वाली बात होती है कि मैन विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक एल डिस्टेंस से क्या है, प्लैंक के ऊपर तो वो यहां से लेके यहां तक आ गया, बट प्लैंक भी इधर x से आ गया ना, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना डिस्टेंस मूव किया होगा मैन ने, l माइनस एक्स। यहाँ पे हमें समझना है कि विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड मैन ने कितना डिस्टेंस मूव किया होगा, l माइनस एक्स, और x की वैल्यू अगर कोई सॉल्व करेगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी स्मॉल ml डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ऐसे कुछ हमारे को x की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो दैट इज इट फॉर सेंटर ऑफ मास के शॉर्ट नोट्स। बच्चों शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।